स्वागत है आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सीटेट गाइड में। यहाँ हम सीटेट एग्ज़ाम की पेपर 2 की तैयारी करते हैं, सोशल साइंस की। आइए आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 सिविक्स का, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, सरकार क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। क्लियर है? अब आइए हम इसके बारे में देखते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस चैप्टर में हम जानेंगे सरकार क्या है, सरकार के कार्य क्या हैं, सरकार कैसे अपना निर्णय लेती है, अलग अलग की कैसे सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या फ़र्क है। आइए हम पढ़ के इन सबको समझते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कुछ पॉइंट्स। सरकार के कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग। क्लियर है? सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। ठीक है। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार। बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। ये आपने पढ़ा। अब हम आगे इसको समझेंगे। ये सब क्या है, ये जो कुछ भी लागू होता है, जो कुछ भी इस पे कार्य करता है, वो कौन करता है? वो सब सरकार करता है, वो गवर्नमेंट करता है। ठीक है। अब आइए, हर एक देश की विभिन्न निर्णय लेने के काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और यहाँ बनाए गए बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने या किसी चीज़ के दाम कैसे हटाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दे पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद भी करती है। क्लियर है? जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम सब वो सब भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी सीटेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। क्लियर है? करने के लिए कोई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने से भी है। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। क्लियर है? अगर कहीं कोई विवाद होता है, कहीं कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। ठीक है, मतलब कोई कहीं झगड़ा लड़ाई होता है या फिर आपसी विवाद हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी न्यायालय में जाते हैं। और न्यायालय का कार्यभार सारा किसके अंडर है? सरकार के अंडर है, हमारे गवर्नमेंट के अंदर है। शायद आपको यह जान के अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिनमें से आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। अब आइए, उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। ठीक है, वह सरकार क्या करती है? नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए देखते हैं कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारत रेल। ये सब क्या है? सरकार के अंग है। ठीक है, अब सरकार के स्तर पढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरकार के स्तर।
जब आपको पता है कि सरकार कितनी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार की ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पे कार्य करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पे सरकार 3 स्तर पे काम करती है। पहला स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब पूरे देश से राज्य। ध्यान में रखें, हरियाणा और या असम सरकार पूरे राज्य में काम करती है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। अभी फ़िलहाल इस चैप्टर में हम इतना ही जानते हैं, फिर आगे चल के स्थानीय सरकार कैसे कार्य करती है, राष्ट्रीय सरकार कैसे कार्य करती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आइए अब नेक्स्ट सरकार एवं कानून। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले लोग, सभी लोग भी कानून मानते हैं। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी कानून सरकार बनाती है और देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उस कानून को, उस नियम को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। केवल वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, ऐसे ताकत यह भी होती है लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर सरकार कानून बना दी तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, नहीं। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो सरकार के पास कई सारे तरीके हैं जिससे हमें बाध्य होके वो रूल या तो अपने रजामंदी से फॉलो कर ले या फिर सरकार के किसी तरीके से फॉलो करे, लेकिन आपको फॉलो करना है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक कानून की गाड़ी चलाने के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। क्लियर है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार करिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। यहाँ एक थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए, लोकतंत्र में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं, जैसे चुनाव के माध्यम से है। जैसे क्या करते हैं हमारे लोकतांत्रिक देश में, हम ही तो सरकार बनाते हैं, लोगों को चुन के सरकार बनाते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिया जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी पड़ती है, ठीक है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने का, सरकार चलाने का शक्ति होता है, ठीक है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, इसमें कहीं राजा रानी का राजतंत्रीय नहीं है। हमारा देश, भारत देश लोकतंत्रीय है, ठीक है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्जाम में आएंगे कि हमारा भारत देश क्या है, राजतांत्रिक है या लोकतांत्रिक है। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, हमारा भारत देश लोकतांत्रिक है, ठीक है। और लोकतांत्रिक में क्या, जनता ही जनता को चुनती है और फिर वो सरकार बनाती है। जबकि राजतंत्री में ऐसा नहीं है। राजतंत्री में राजा रानी का शासन होता है, उनकी पीढ़ी से वही राजा रानी चलते आते रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा राजतंत्रीय शासन अभी कहाँ था, कुछ वर्ष पहले नेपाल में राजतंत्रीय शासन था। क्लियर है, इतना आपको समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों की लगे कि कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ कदम उठा सकते। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी
नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है या दावा कर सकता है कानून का पालन नहीं हो रहा है। जब न्यायालय आदेश देगा क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सरकार के प्रकार। सरकार के निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है। ठीक है, इस प्रश्न से उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। हमने अभी डिस्कस किया कि एक लोकतांत्रिक और एक जनतांत्रिक। ठीक है, अब लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक दो सरकार, लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक। ठीक है, तो हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। आपको पता होगा हमारा भारत देश गुलाम हुआ करता था। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है लोकतंत्र की मुख्य बातें। लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। ठीक है, अब आइए लोकतंत्र के मूलभूत विचार। यह कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद की शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकता जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतें और गरीब को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। ठीक है, अब ऐसा है कि सब वोट दे सकते हैं। जो भी 18 वर्ष के हो चुके हैं वो सब वोट दे सकते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो। लेकिन पहले क्या था कि पहले गरीब और जो औरतें हुआ करती थी उन्हें चुनाव में भाग लेने का वो नहीं था, क्योंकि वो वोट नहीं देते थे। ठीक है, आपने शुरुआती दौर में देखा सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। पहले क्या हुआ करता था, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं या जिनके पास खुद की संपत्ति होती थी उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। ठीक है, औरतों और गरीब और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। ठीक है, भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेता ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखा, तो यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी ने लिखा। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति है या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपनी पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। क्लियर है? अब आइए, ठीक है, ये यहाँ तक है। इसमें इम्पोर्टेंट्स पॉइंट, एक यंग इंडिया जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया, और हमने ऊपर पढ़ा लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार, उसके बारे में आप सब पढ़ेंगे। इसमें यही इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, इसमें यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ऐसे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को
लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सीटेट पेपर 2 का अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें और अच्छे नंबर से पास हो सके, क्योंकि सीटेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और बहुत सारे बच्चे इसी में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, उन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा होता है। सो थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।